हमारी इस कहानी की शुरुआत यांग हुआ नाम की एक भोली भाली लड़की से होती है जो पेशे से फायर फाइटर है और उसके लिए उसका काम बेहद प्यारा है। फिर चाहे आग कितनी भी बड़ी या खतरनाक क्यों ना हो, उसमें कोई इंसान फंसा हो या फिर जानवर, यांग हुआ के लिए हर किसी की जान कीमती है। वो सबको बचाने के लिए 24 घंटे तैनात रहती है, जिसके कारण डिपार्टमेंट में उसे कई बार अवार्ड से नवाजा भी गया है। हमेशा सबके लिए मुसीबत में भगवान बनकर उनकी जान बचाना यांग हुआ की जिंदगी का मकसद है। सब कुछ बेहतर था, केवल कुछ दिनों से आ रहे डरावने सपनों के अलावा, जो आए दिन उसकी नींद खराब कर रहे थे। इन विचित्र सपनों को लेकर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो जैसे ही सोकर उठती, उसे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। आज भी यांग हुआ को एक ऐसा ही सपना आया जिसमें दो मुल्कों के बीच खतरनाक युद्ध हो रहे थे। एक देश जिसका नाम डेगाया, उसकी लड़ाई सिला से हो रही थी। यहाँ यांग हुआ खुद को डेगाया के जनरल की बेटी के तौर पर देखती है। उसके माता पिता को उसके ही सामने सिला के जनरल दोहा ने मौत की घाट उतार दिया। वो अपने माता पिता के खूनी को बेहद ही गुस्से से देख रही है और खून का बदला खून से लेने की कसम खाती है। इसके लिए वो सबसे पहले दोहा को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसका सारा विश्वास जीतने के बाद अमावस्या की रात अपने माता पिता के कातिल को मौत की नींद सुला देती है। दोहा तो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। आखिर उसे छल से जो मारा गया था, वो भी उस लड़की ने जिससे वो प्यार करता था। दोहा की रूह चीख चीख कर जंगलों में यांग हुआ से कह रही है कि कुछ भी हो जाए, तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चली जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। ये सुनकर यांग हुआ घबरा जाती है और जल्दबाजी में एक नदी में गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गई। तभी यांग हुआ की आंख इस खौफनाक सपने से खुल जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसके दिल की धड़कनें तेज थी। हालांकि फिर भी उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सपना उसे रोज क्यों आ रहे हैं। वो मन ही मन खुद से सवाल करने लगती है कि कहीं उसे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं होगी और एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने का फैसला करती है। इसी दौरान यांग हुआ को एक जगह पर आग लगने का पता चलता है और वो अपने दमखम के साथ वहाँ के लिए निकल जाती है, जहाँ सबसे पहले एक आदमी को बचाया जाता है। तभी उसकी नजर एक डॉग पर पड़ती है, जिसे मरा हुआ समझकर उसके साथियों ने वहीं छोड़ दिया था। मगर यांग हुआ उसे लेकर बाहर आई और उसे तुरंत CPR देने लगी, जिसके थोड़ी देर बाद डॉग की शरीर हरकत में आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। अपने डॉग को जिंदा देखकर वो बेघर आदमी खुशी से रोने लगता है, क्योंकि इस दुनिया में उसका और कोई नहीं सिवाय उस डॉग के, जिसे यांग हुआ ने एक नई जिंदगी दी थी। वो उसका धन्यवाद करता है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। शाम को पूरे दिन की थकान की वजह से वो मेट्रो में अपने बगल में बैठे एक साधु के कंधे पर गलती से सर रखकर सो जाती है। जब वो उठी तो वो अपना फोन वही भूल गई। साधु उसका फोन वापस करने के लिए उसके पास गया। यांग हुआ उसका धन्यवाद करती है और वहाँ से निकल जाती है। साधु को महसूस होता है कि उसने उसे कहीं न कहीं तो देखा है। फिर दिमाग पर ज्यादा जोर डालने पर उसे याद आया कि वो वही लड़की है जो कुछ सालों पहले अपने पिता के साथ उसके मठ में गुरु से मिलने आई थी। यहाँ साधु ने अपनी शक्तियों से उसके पीछे एक रूहानी ताकत देखी थी, जिसे बचाने के लिए बिना अपने गुरु की आज्ञा के उसने अपनी पवित्र माला उसे पहना दी थी, जो आज भी यांग हुआ ने पहनी हुई थी। और शायद यही वो माला थी जो आज तक उसकी रक्षा कर रही है। ये रूहानी ताकत कोई और नहीं बल्कि दोहा की रूह थी, जो जन्म जन्म से उसका पीछा कर रही थी। और जैसे ही वो सोती, वो उसके सपने में आकर पुरानी सभी यादों को ताज़ा करता। अगली रोज यांग हुआ अपने काम में व्यस्त थी। तब उससे मिलने के लिए वो बेघर आदमी दोबारा आता है, जिसकी जान बीते दिन उसने बचाई थी, और उसे अपना बिजनेस कार्ड सौंपते हुए जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ने पर मिलने की बात कहता है। देखने में गरीब लगने वाला ये शख्स आखिर इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात थी, क्योंकि जो कार्ड उसने दिया था वो दरअसल कोरिया की बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का था, जिसमें हजारों सितारे काम करते हैं। और उन्हीं में से एक है कोरियन स्टार जूनो, जिसे नेशनल क्रश भी कहा जाता है। उसके स्टारडम के चर्चे कोरिया की गली गली में था, जिसकी वजह से उसे खुद पर थोड़ा घमंड भी है। लाइमलाइट में रहने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ता। इसी के साथ ये सोल नाम की एक एक्ट्रेस को वो अपना दिल दे बैठा है और उसे अंधा प्यार करता है। वो चाहता है कि उसकी और योसेल के प्रेम प्रसंग की कहानियां अखबारों में छपे और दोनों को लेकर सोशल मीडिया के बाजार में छा जाए।
इसके लिए जूनो पब्लिकली शो ऑफ करने से भी बाज नहीं आता, मगर ये सोल को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। वो अपने रिश्ते को प्राइवेट रखना चाहती है, उसे मीडिया और दुनियादारी से दूर रहना है। लेकिन जूनो इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी काफी नासमझ था। बचपना तो जैसे कूट कूट कर उसके अंदर भरा था। इसी दौरान उसे कुछ लोगों से मालूम पड़ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड येसोल किसी अन्य एक्टर के साथ एक ड्रामा में काम करने वाली है, जो कि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने भाई हान मिन ओ से उस रोल को हासिल करने की गुजारिश करता है। मिनहो एक एंटरटेनमेंट कंपनी में डायरेक्टर था, मगर वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और साफ साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर जूनो थोड़ा भड़क जाता है और कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनकर मिनहो को थोड़ा असहज महसूस होता है और वो अपने भाई को याद दिलाता है कि उसे पता है कि आखिर कैसे उन लोगों ने अपनी कंपनी के पुराने डायरेक्टर को जालसाजी में फंसाकर बाहर का रास्ता दिखाया था। ये कहकर जूनो वहाँ से चला जाता है, मगर मिनहो को थोड़ी दुविधा में डाल देता है और वो फौरन अपने वकील गो क्योंग को बुलाकर चुल हुआन का हालचाल लेता है। और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि चुल हुआन और कोई नहीं वही शख्स है जिसे कुछ ही दिनों पहले योंग हुआ ने जान बचाई थी और अभी वो जेल से छूटकर सबकी निगाहों से बचने के लिए एक लावारिस की जिंदगी जी रहा था। आज जूनो और येसोल के रिलेशनशिप को 300 दिन पूरे हो गए, जिस खुशी पर जीनो अपने घर पर उसके साथ सेलिब्रेट करता है। लेकिन इस दौरान वो बार बार येसोल के आने वाले नए ड्रामा और उसके साथ काम करने वाले नए एक्टर का जिक्र करना नहीं भूलता। जूनो का इस तरह येसोल के करियर में दखल देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी उसकी बचकानी हरकतों को इग्नोर करती है और जैसे ही जीनो सो जाता है वो एक अलविदा नोट के साथ वहाँ से चली जाती है। सुबह काफी देर होने के बावजूद जब जीनो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता तो मैनेजर युंजे उसे उठाने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहाँ सबसे पहले उनके हाथ येसोल का लिखा खत लगता है और फिर उन्हें जीनो बेहोशी की हालत में मिलता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ मिनहो भी पहुँचता है। मैनेजर युन उसके भाई को येसोल का ब्रेकअप लेटर सौंपते हैं, मगर मिनहो अभी इसका जिक्र करने से मना कर देता है। अस्पताल में हुई कुछ जांचों के बाद जूनो शूटिंग के लिए निकल जाता है, जहां पर आज उसे एक प्रमोशन वीडियो करना है। इसमें उसकी मदद करने वाली थी योंग हुआ। यहाँ योंग हुआ उसे सीपीआर देने का सही तरीका सिखाती है, लेकिन जूनो को येसोल की चिंता सता रही थी और वो थोड़े समय बाद उसे कॉल करने लगता है, जिससे योंग हुआ उसका फोन छीन लेती है और दोनों में बहस हो जाती है। जूनो उसे एक मामूली फायर फाइटर कहता है। यहाँ पर योंगहुआ को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ मरोड़कर माफी मांगने को कहती है। योंगहुआ ईमानदार लड़की थी और उसे अपने काम से इतना प्यार था कि वो उसके खिलाफ कोई भी बुराई नहीं सुन सकती थी, फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई फिल्म स्टार ही क्यों ना हो। हालांकि दर्द होने के बावजूद जूनो को उसे माफी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देती है। वहीं हॉस्पिटल में मिनहो डॉक्टर से मिलता है और जुनहो के चेकअप की रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके छोटे भाई को हार्ट कैंसर है और सर्जरी का वक्त कब का निकल चुका है। अच्छा यही होगा कि वो उसे जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करे और उन लोगों के साथ समय बिताए जो उसके बहुत खास है। अपने भाई की इस बीमारी के बारे में सुनकर मिनहो पूरी तरह हिल जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसका भाई उसे छोड़कर चला जाएगा। वो तो कोरिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बनने का सपना बुन रहा था, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो अभी ये बात अपने भाई से छिपाने का फैसला करता है और अपने साथियों को येसोल के साथ काम कर रहे एक्टर और उसका कॉम्पिटिटर तेइजू के खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाने को कहता है, ताकि जूनो को उस ड्रामा में मेन रोल मिल जाए। घर जाते समय जूनो को एक बार फिर से दिल का दौरा पड़ता है, जिससे वो अपनी गाड़ी में बेहोश हो गया और गलती से स्टीयरिंग बीच की तरफ मुड़ जाती है। दूर खड़ी युंगहुआ ये सब देख रही होती है और जूनो को बचाने के लिए समंदर में कूद जाती है। बड़ी हिम्मत के साथ योंगहुआ गाड़ी का कांच तोड़कर उसे बाहर निकालने में कामयाब होती है, लेकिन इस दौरान वो खुद ही उसमें फंस जाती है और काफी कोशिशों के बाद वो खुद को छुड़ा पाती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो पानी में डूबने लगती है। तभी न जाने कहां से दोहा आ जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर हमें इतिहास की उन दोनों के बीच हुए पुराने लम्हों को दिखाया जाता है, जब वो कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। और अचानक कुछ ही सेकंड बाद योंगहुआ होश में आ जाती है और तमाम कोशिश करके खुद को पानी से बाहर निकालने में कामयाब होती है। वहाँ बाहर जूनो को देखती है
जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर बेचारी एक बार फिर अपना सुध-बुध खो बैठती है। अस्पताल में जूनो के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम रूम में दिखाया जाता है, जो अपनी अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर एक अदृश्य शक्ति प्रवेश करती है और कुछ देर पहले मरा हुआ जूनो उठ खड़ा हो जाता है। उसके शरीर में दिल की बीमारी की वजह से होने वाले निशान भी मिट चुके थे और तो और अब उसका हार्ट कैंसर भी किसी जादू की तरह गायब हो चुका था। वो उठकर योंगहुआ से मिलने उसके कमरे में जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। जूनो की आंखें पूरी की पूरी नीली पड़ चुकी थी। उसका शरीर ठंडा था क्योंकि अब वो जूनो नहीं बल्कि दोहा में बदल चुका था, जो पिछले जन्म में हुई अपनी मौत का बदला लेने आया था। वो फल की टोकरी से चाकू उठाता है और जैसे ही योंगहुआ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, किसी अनजान ताकत से वो दूर छिटक कर गिर जाता है। शायद कोई उसकी रक्षा कर रहा है। हालांकि जूनो एक बार फिर से उसकी जान देने के लिए आगे बढ़ा, मगर योंगहुआ उसे बेड पर आराम करने को कहती है। उसे लगता है कि शायद पानी में डूब जाने की वजह से उसके दिमाग में कोई असर पड़ा है, जिसकी वजह से वो सब भूल चुका है। जूनो दोबारा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर एडमिट था। वो योंगहुआ को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है, पर तब तक वो जा चुकी थी और जूनो को हजारों लड़कियां एकाएक घेर लेती है। सैकड़ों लोग तो हॉस्पिटल के बाहर उसके ठीक होने की दुआ कर रहे थे, जिससे दुहा को समझ आता है कि उसने जिसके शरीर में प्रवेश किया है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि नेशनल हीरो है, और जो अपनी मौत को मात देकर और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इतना पॉपुलर कि उसके पुनर्जन्म की गाथाएं सभी न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही है। ये देखकर तेजू को थोड़ी बहुत जलन होने लगती है। आखिर वो उसका कॉम्पिटिटर जो ठहरा। तेजू को इससे भी ज्यादा नफरत इस बात से हो रही थी कि जिस ड्रामा में पहले वो येसॉल के साथ काम करने वाला था, अब उसमें उसकी जगह जूनो करेगा, क्योंकि ना जाने कैसे किसी ने उसके प्राइवेट फोटोज को मीडिया पर लीक करके उसकी इज्जत की काफी किरकिरी कर दी। यहाँ येसॉल भी ताइजो के घर जाकर उसे बताती है कि उसके कैरेक्टर पर दाग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि जीनो का भाई मिन्हो है। सभी उसी का किया धरा है। ताइजो अपने खिलाफ रची गई इस साजिश से काफी गुस्सा हो जाता है और दोनों भाइयों से बदला लेने की फिराक में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूनो ने अभी तक योंगहुआ को नहीं मारा था, इसीलिए वो एक और कोशिश करता है, पर इस बार भी नाकाम रह जाता है। आखिर उसकी रक्षा वो कवच जो कर रहा था। जूनो के अंदर मौजूद दोहा की आत्मा को ये बात समझ आ जाती है और वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है, मगर योंगहुआ को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उसे लगता है कि जूनो इसीलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसने शूटिंग के वक्त उसका फोन छीन लिया था और इसी का बदला ले रहा है। तभी वहाँ जूनो का भाई मिन्हो आ जाता है और योंगहुआ से अपने भाई की हरकत के लिए माफी मांगते हुए कहता है, मेरे भाई को बीते दिन हुई घटना से काफी सदमा लगा है। उसे लगता है कि जिसने उसकी जान बचाई वही उसका कातिल है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। वैसे आप एक फायर फाइटर है, सदमा क्या होता है ये आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। योंगहुआ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि बचपन में भी वो एक ऐसे ही साइकोलॉजिकल सदमे से गुजर चुकी है, जहाँ अक्सर ड्राइंग करते वक्त वो दोहा की तस्वीर बनाती और साइकियाट्रिस्ट से ये भी कहती कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उधर जूनो के शरीर में अपना घर बना चुका दोहा जब मिन्हो द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो उसे याद आता है कि कुछ साल पहले एक छोटे साधु ने अपनी दिव्य माला उतार कर योंगहुआ के गले में पहना दी थी, जिसके बाद से उसे मारना तो दूर वो उसे छू तक नहीं पा रहा था। दोहा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने भाई के पास जाकर कहता है कि उसे योंगहुआ को अपनी नई पिक्चर के प्रीमियर में बुलाना चाहिए। आखिर उसने मेरी जान जो बचाई है। अगले रोज योंगहुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है, जहां दोहा सबके सामने उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, जिसके कुछ सेकंड बाद ही मीडिया के कैमरे योंगहुआ की तरफ घूम जाते हैं। आखिर उन्हें कुछ मसाला जो मिल गया था और अब वो योंगहुआ से सैकड़ों सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो आगे क्या करने वाली है, क्या वो जूनो को पसंद करती है, वो दोनों साथ में कोई पिक्चर करने वाले हैं वगैरह वगैरह। इससे तंग आकर भोली भाली योंगहुआ उनसे अपना पीछा छुड़ाने लगती है। दोहा भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपनी बातों में फंसाकर उसका बैग चोरी करके घर ले आता है। एक तरफ जहां योंगहुआ के दिल में दोहा को लेकर जज्बात जगने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ दोहा ने ये सब उसे वो पवित्र माला हासिल करने के लिए किया था, लेकिन अफसोस बेचारे को उसके बैग में कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे में वो अपने असिस्टेंट योंजे को उस मठ को ढूंढने को कहता है जहाँ पर योंगहुआ को वो शक्तिशाली माला मिला था। पहले तो असिस्टेंट योंजे इसके लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बचकानी हरकतें हैं, ये सब छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दीजिए। एक अनजान आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जूनो के अंदर मौजूद दोहा के ऊपर शैतान सवार हो जाता है
और वो काफी गुस्से में असिस्टेंट को अपनी तरफ खींच कर कहता है, तुम्हारा मालिक कब का मर चुका है। मैं हूँ जो उसके शरीर पर राज कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। असिस्टेंट योंजे को उसकी बातें मजाक लगती है, लेकिन जैसे ही दोहा कमरे में मौजूद सारी लाइटों को अपने काबू में कर लेता है और एक एक करके जब उनके साथ खिलवाड़ करना शुरू करता है तो डर के मारे युंजे उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वही शाम को अपने रोल के छिन जाने के दुख में ताइजो जूनो के घर के बाहर शराब में टल्ली होकर पहुंचता है और नशे में खूब भला बुरा कहता है, मगर दोहा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो योंगहवा का नाम लेता है दोहा का दिमाग घूम जाता है और वो सीधा नीचे जाकर उसे गुस्सा में कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गलती से भी योंगहवा को हाथ लगाया तो समझना वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसको मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। सुबह जब मिन्हो को मालूम पड़ता है कि उसके भाई के ऊपर रात में तेजो ने हमला किया था तो वो उसकी हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड का इंतजाम करता है जो कि 24 घंटे उसके साथ रहेगा। लेकिन दोहा 2 मिनट में उसको पटकनी देकर अपने भाई से कहता है, आपका ये बॉडीगार्ड किसी काम का नहीं है, मैं अपने लिए कोई दूसरा ढूंढ लूंगा। और यहाँ दोहा को समझ आ चुका है कि आखिर उसे किसी काम पर रखना है। वो योंगहवा के पास जाकर उसे कहता है, क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनना चाहोगी? जब तक मैं पूरी तरह से सही न हो जाऊं तब तक तुम मेरा ख्याल रखो, हमेशा मेरे साथ रहो। अब जो कि योंगहवा को अपने डिपार्टमेंट की तरफ से साउथ पोल जाने का मौका मिला था, इसीलिए वो उसे साफ साफ इसके लिए मना कर देती है। अगले दिन दोहा अपने असिस्टेंट के बताए उस मठ पर पहुंचता है जहां कुछ सालों पहले योंगहवा को वो सुरक्षा कवच मिला था। वो मंदिर के कोने कोने को खंगालता है, मगर वहाँ बुद्ध की पुरानी मूर्तियों और बड़े बड़े कवच के अलावा कुछ भी नहीं था। ये कवच इतने बड़े थे कि इसे योंगहवा अपने साथ लेकर नहीं घूम सकती, यानी कि मंदिर में अभी तक उसको दिया हुआ कवच वापस नहीं लिया है और वो अभी भी उसी के पास है। लेकिन कहाँ है, ये दोहा को किसी तरह पता लगाना होगा। एक ही रास्ता बचा है और वो है योंगहवा को अपने साथ रखकर उस पवित्र कवच के बारे में पता लगाने का। ऐसे में वो सबसे पहले फायर फाइटर डिपार्टमेंट के ऊंचे अधिकारी को फोन लगाकर उन पर योंगहवा को साउथ पोल ना भेजने का दबाव डालता है और फिल्म शूटिंग सर्विसेज के लिए काम करने को कहता है। इसके कुछ मिनट बाद इंटरव्यू के लिए जा रही योंगहवा को डिपार्टमेंट से कॉल आता है जहां उसे बताया जाता है कि उसकी साउथ पोल की ट्रिप कैंसिल कर दी गई है और अब उसे फिल्म सिटी में अपनी सर्विस देनी होगी। योंगहवा को ये समझते देर नहीं लगती कि आखिर ये सब किसका किया धरा है और वो सीधा जूनो से मिलने उसके सेट पर जाती है। तभी हम देखते हैं कि दोहा को मोबाइल में एक अनजान मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर वो फौरन आकर बाहर मौजूद गाड़ी में नहीं बैठा तो वो लोग योंगहवा को मार देंगे। दोहा को लगता है कि ये जरूर तेजो का काम है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसी ने उसके घर आकर योंगहवा को मारने की धमकी दी थी। उस समय दोहा पार्किंग एरिया में पहुंचता है जहां पर योंगहवा उसे ढूंढते हुए आई थी और जब वो दोहा की गाड़ी का गेट खुलती है तो देखती है कि उसके अंदर जूनो यानी कि दोहा बेहोश पड़ा है और उसके बगल में एक सिरिंज रखी है। जैसे ही वो सिरिंज उठाने की कोशिश करती है, कोई पीछे से उसके सर पे वार करता है और दोनों को वहां से अगवा करके चले जाते हैं। अपने भाई की गुमशुदगी का पता चलते ही मिन्हो पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां पर उसके हाथ ऐसे सबूत लगते हैं जिससे उसे मालूम पड़ता है कि जिस दिन उसकी गाड़ी समंदर में डूब गई थी वो दरअसल उसकी बीमारी की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे किसी का हाथ था। वही मौका वारदात पर असिस्टेंट युनजे को योंगहवा का बैग मिलता है जिसके ऊपर कंपनी के पुराने डायरेक्टर से जुड़े कुछ सबूत मिलते हैं और वो फौरन पुलिस को इसकी खबर देता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन दोनों को एक अनजान जगह पर बंधक बनाकर रखा गया था। होश आने पर योंगहवा अपनी ड्रेस में मौजूद चाकू की मदद से खुद को आजाद करती है और एक एक करके सभी से मुकाबला करती है, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से उसे दोबारा पकड़ लिया जाता है। तभी कंपनी के पुराने डायरेक्टर चुल हुआन किडनैपर को फोन करके उन दोनों को जान से मारने का हुक्म देता है, पर किडनैपर ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि इसके लिए उसे पैसे नहीं मिले थे। हालांकि फिर वो योंगहवा को सबक सिखाने का सोचता है और जैसे ही उसके करीब जाता है तभी अचानक दोहा उसके सामने आ जाता है जो सबको बुरी तरह मारता है और अंत में गैंग के लीडर से इन सब के पीछे मौजूद मास्टरमाइंड का नाम पूछता है। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि दोहा की मार से पहले ही सुपारी देने वाले आदमी का फोन नंबर सौंप देता है। इसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाती है जिनकी गाड़ी की सायरन की आवाज सुनकर दोहा रफू चक्कर हो जाता है। उनकी हाथ सिर्फ और सिर्फ योंगहवा लगती है।
वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और तमाम तरीके की पूछताछ करते हैं, क्योंकि गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था और उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किसने किया। उधर घर पे दोहा अपने भाई मिन्हो को बताता है कि उसे गुंडों से योंगहुआ ने बचाया था और अगर वो ना होती तो आज वो जिंदा ना होता, जिससे कहीं न कहीं मिन्हो को लगने लगता है कि बतौर बॉडीगार्ड योंगहुआ उसके भाई के लिए बेहतर है। वहीं मोबाइल नंबर के जरिए दोहा को कंपनी के पुराने डायरेक्टर चुल हुआन के बारे में पता चलता है, जिसने उन गुंडों को उसे मारने के लिए भेजा था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर चुल हुआन योंगहुआ की जान क्यों लेना चाहता है, उसे उसका क्या नाता है। पर अफसोस इससे पहले कि दोहा को डायरेक्टर चुल हुआन से अपने सवालों का जवाब मिल पाता, वो बेचारा तो खुद ही अपने आप से जूझ रहा था। एक आवाज उसे रोजाना खौफ में डाल रही थी और लोगों की जान लेने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसके चलते आज उसकी मौत हो जाती। हम देखते हैं कि चुलवान के अंदर मौजूद एक शैतानी रूह निकलकर असिस्टेंट च्योल के शरीर में प्रवेश करती है, जो टीवी देखते वक्त दोहा को कहता है, काफी दिन हो गए हैं मेरे दोस्त तुमसे मुलाकात किए बिना। ऐसा लगता है मानो जुनों के अंदर मौजूद दोहा की आत्मा से इस रूह का कोई गहरा संबंध है। आज की रात एक बार फिर से योंगहुआ को वही सपना आता है जहां वो घुटनों के बल बैठकर एक राजा का सजदा कर रही है। तभी राजा की नजर उसे मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके रूममेट ना यून उसे संभालते हुए एक वीडियो दिखाती है जो कि इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही थी। ये वीडियो उस वक्त का था जब शूटिंग के दौरान फोन छीनने के बाद योंगहुआ ने दोहा यानी जूनो का हाथ मरोड़ दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी फैल चुकी थी कि सभी उसकी आलोचना करने लगे थे और डिपार्टमेंट का इतना नाम बदनाम हो जाता है कि मजबूरी में उन्हें 3 महीने के लिए योंगहुआ को सस्पेंड करना पड़ा। दोहा को मालूम पड़ता है कि ये वीडियो जूनो की एक्स गर्लफ्रेंड ये सवाल के मैनेजर ने उसके कहने पर ऑनलाइन वायरल की थी और वो दोहा से नई मूवी के रोल के लिए मना करने की धमकी देती है। लेकिन दोहा को उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो डरपोक जूनो थोड़ी ना है, उल्टा वो उसी को दूर रहने की सलाह देता है। दोहा अपने भाई से कहता है कि वो चाहता है कि योंगहुआ उसकी बॉडीगार्ड बने, चाहे जैसे भी, और यही उसके मरने के पहले की आखिरी इच्छा है। मिन्हो अपने भाई जुनो के लिए शाम को गुमसुम बैठी योंगहुआ के पास जाता है और उसे अपने भाई की बीमारी के बारे में एहसास दिलाता है और उसे ये भी बताता है कि मेरे भाई के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे, साथ ही उसकी जान को भी खतरा है और मैंने सुना है कि तुम एक लाजवाब फायर फाइटर हो, जो कि पूरी तरीके से सच है। पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब भी मेरा भाई तुम्हारे साथ रहता है तो वो किसी भी मुसीबत से ना जाने कैसे चमत्कारी तरीके से बच जाता है। शायद तुम दोनों का जरूर किसी पुराने जन्म का संबंध है। अगर तुम 1 महीने के लिए मेरे भाई की बॉडीगार्ड बन जाओगी तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस दिलाने में मदद करूंगा, ये मेरा वादा रहा। बेचारी भोली भाली योंगहुआ अपनी जान से ज्यादा प्यारी नौकरी के बारे में सोचकर उसकी हाँ में हाँ कर देती है। आखिर उसे भी तो 3 महीने अपना घर चलाना था। दूसरी तरफ मौके की तलाश में बैठा दोहा अच्छे से जानता था कि योंगहुआ को मारने के लिए 1 महीना काफी है और इस 1 महीने में वो उसी का खेल खत्म कर देगा। इसके अलावा योंगहुआ दोहा के भाई के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन करती है, जिसमें वो उसके सस्पेंशन को खत्म करने के लिए सरकार को उस दिन शूटिंग के दौरान हुई उस घटना को क्लियर करने में मदद करेगा। इन सभी पेपर वर्क को खत्म करने के बाद वो अगले दिन से ही अपने काम पर लग जाती है और दोहा के साथ एक टीवी स्टेशन में जाती है। यहाँ जब दोहा टीवी कंपनी के डायरेक्टर्स और क्रू मेंबर्स के साथ मीटिंग में बैठने की तैयारी कर रहा है, तभी बाथरूम में योंगहुआ को उसके बारे में पूरी गॉसिप्स के बारे में पता चलता है, जहाँ कुछ लड़कियाँ दोहा को स्क्रिप्ट पढ़ने में लगने वाले टाइम की वीडियो बनाकर खूब मजाक उड़ा रही थी। दरअसल एक आम एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ने में मुश्किल से कुछ चंद घंटे लगाता है, मगर जूनो के रूप में मौजूद दोहा यही काम 8 से 10 घंटे लगाकर कर रहा था, जिसकी वजह से मीटिंग हॉल में बैठे सभी लोग उसकी खूब आलोचना करते हैं। हालांकि दोहा को इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उसे बस फर्क पड़ता है तो योंगहुआ के 24 घंटे उसके साथ रहने से। मीटिंग रूम में अपने आसपास योंगहुआ को ना देखकर वो मैनेजर से उसे बुलाने को कहता है। मैनेजर किसी बहाने योंगहुआ को कमरे में बुलाता है, जहां सभी के बीच दोहा की स्क्रिप्ट रीडिंग एबिलिटी का अंदर ही अंदर मजाक बनाया जा रहा था। ये सब योंगहुआ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दोहा के नजदीक जाकर उसे बताती है कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और आज उसे इन लोगों को बताना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा स्टार है। बस फिर क्या था,
जब स्क्रिप्ट पढ़ने की बारी आती है तो यी सॉल और बाकी लोगों को लगता है कि आज तो 10 घंटे से भी ज्यादा समय लगने वाला है और ये कहकर वो आपस में हंसने लगते हैं। मगर तभी दोहा की बारी आती है। पहले तो वो कुछ मिनट के लिए शांत होता है और फिर चमत्कारी तरीके से अपने स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ता है कि पूरा का पूरा उसके कैरेक्टर में ही घुस जाता है, जिसे सुनकर लोगों की आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। तो वहीं ताइजू और येसोल जैसे लोग जलन से लाल हो जाते हैं। अभी तक जो उनका मजाक उड़ा रहे थे वो सभी उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर योंगहवा को काफी खुशी मिलती है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी स्पीच सुनकर असिस्टेंट दोहा को गले लगा लेता है और गलती से पानी की बोतल दोहा पर गिर जाती है। योंगहवा नए कपड़े लेने के लिए गाड़ी के पास जाती है, जहाँ पर उसे एक जैकेट में खून लगा नजर आता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये खून उसी दिन का है जिस दिन उन दोनों को अगवा किया गया था। जरूर उन गुंडों को इतनी बुरी तरह मारने के पीछे दोहा का ही हाथ है। आखिर इसी वजह से उसकी नौकरी जो गई थी। योंगहवा जैकेट का डीएनए सैंपल लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दोहा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो उसे छूता है, सुरक्षा कवच की शक्तियों की वजह से एक जोरदार झटका लगता है और यहीं पर दोहा को योंगहवा के हाथों में मौजूद ब्रेसलेट में बंधा वो पवित्र कवच दिख जाता है। दरअसल जब मठ में योंगहवा को ये पवित्र कवच दिया गया था तब वो माले जैसा दिखता था, लेकिन स्कूल में बच्चे उसे लेकर काफी चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से एक दिन योंगहवा ने माला तोड़कर अपने पिता के सामने रोते हुए फेंक दिया। उसके पिता समझदार इंसान थे और इस माले की कीमत अच्छे से समझते थे। उन्होंने तुरंत कवच को एक मोती में पिरोकर ब्रेसलेट बनाकर अपनी बेटी के हाथों में पहना दिया, जो आज भी उतना ही शक्तिशाली है और उतनी ही शक्ति से उसकी रक्षा कर रहा है। अब दोहा अच्छे से समझ चुका था कि जिस पवित्र माला के पीछे वो इतने दिनों से भटक रहा था, असल में वो उसके गले में नहीं बल्कि उसके हाथों में बंधा हुआ है। इसी दौरान हम एक तेज रफ्तार कार दोहा की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे ताइजो चला रहा है। ताइजो अच्छे से जान चुका था कि जिस मीटिंग में जुनो यानी दोहा ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, अब वो रोल दोबारा उसे नहीं मिलने वाला। इससे वो काफी नाराज था। तभी उसका फायदा उठाने के लिए असिस्टेंट च्योल उसके पास आ जाता है और उसके अंदर मौजूद रूहानी ताकत ताइजो को बिल्कुल वैसे ही दोहा को मारने के लिए मजबूर कर देती है, जिस तरह कंपनी के पुराने डायरेक्टर चुल हुआन को किया था। ताइजो दोहा के ऊपर गाड़ी चढ़ाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर योंगहवा आ जाती है और गाड़ी से टकराने की वजह से बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। साथ ही साथ इस दुर्घटना में उसके हाथों का ब्रेसलेट भी टूट जाता है, जो अभी तक उसकी रक्षा कर रहा था। यानी दोहा के लिए अब रास्ता साफ था। आनंद फानन में योंगहवा को लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अब वो कोमा में है और खुद को उसी सपने में पाती है जिसे वो रोजाना देखती है। हमेशा की तरह आज भी वो दोहा की जान लेने की फिराक में थी। आखिरकार आज उसे मौका मिल ही जाता है और वो उसके कमरे में घुसकर चुपके से उस पर वार करती है, लेकिन वो वार भी नाकामयाब हो गया। उल्टा उसके कंधे पर चोट लग जाती है। दोहा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसे याद आता है कि जब दोहा ने देगाया के जनरल के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था, तब पूरा राज्य उसके सामने नतमस्तक था, सिवाय योंगहवा की, जिसकी आंखों में बदले की आग उठी हुई थी। दोहा समझ जाता है कि आखिर ये लड़की उसका खून क्यों करना चाहती है और उसे एक और मौका देकर जिंदा छोड़ देता है। यहाँ तक कि उसकी मरहम पट्टी भी करता है और अपने घर में नौकरानी के रूप में काम भी देता है। साथ ही साथ उसे युद्ध कलाई भी सिखाता है ताकि वो मौका पाकर उस पर एक और बार वार कर सके। दरअसल दोहा सिला के जनरल का सौतेला बेटा है, जिसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए रखा गया था, क्योंकि वो एक जांबाज योद्धा था। दोहा ने अपने जनरल पिता के कहने पर ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था और उसे इसका पछतावा भी था, लेकिन वो इसका एहसास किसी को भी नहीं करा सकता था। बस दिन रात वो ईश्वर से यही मांगता कि जिन लोगों को उसने मारा है उनका कोई प्रियजन आकर उसे मौत के घाट उतार कर अपना बदला ले ले, और योंगहवा से भी यही चाहता था ताकि वो इन पापों से मुक्ति पा सके। परंतु जब यह बात योंगहवा को मालूम पड़ती है तो वो उसकी जान देने से मना कर देती है और इस पछतावे के साथ जीने के लिए छोड़ देती है कि वो उसे तब तक नहीं मारेगी जब तक उसका आखिरी समय नजदीक नहीं आ जाता। और इस बीच रोजाना वो ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि दोहा को कोई आंच न आए, एक सेविका की तरह उसका ख्याल भी रखेगी और पीछे मौजूद सभी दुश्मनों से उसकी रक्षा भी करेगी, ताकि चाहकर भी दोहा को इस जिंदगी से मुक्ति न मिले। आज तक दोहा के लाखों दुश्मन बन चुके थे,
कोई भी नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे, मगर योंगहवा पहली ऐसी दुश्मन थी जो चाहती थी कि वो जीवित रहे, और उसकी इसी अदा पर वो फिदा हो गया। एक रोज सिला के जनरल को मालूम पड़ता है कि उसका बेटा दोहा काफी दिनों से भटका भटका नजर आ रहा है, जो कभी बिना बताए कहीं जाया नहीं करता था। वो रात रात भर गायब कैसे होने लगा। कहीं इसके पीछे नई सेविका योंगहवा का हाथ तो नहीं, और इसी बात का पता लगाने के लिए वो अपने कुछ आदमियों को उनके पीछे छोड़ देता है। वहीं काफी लंबे समय की नींद के बाद अचानक योंगहवा की आंख खुलती है, मगर अब की बार उसे अपने सपने की हर एक चीज बखूबी याद थी। हाथ में पवित्र ब्रेसलेट न होने की वजह से दोहा उसके पास आता है और सीधा उसका गला दबाने लगता है, पर तभी उसे मास्टर कह के पुकारती है, जिसे सुनकर दोहा हैरत में पड़ जाता है और तुरंत उसे छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। जिस योंगहवा को दोहा न जाने कितने सालों से मारने की फिराक में था, आज जब उसके पास मौका मिला था तो उसके हाथ रुक गए और बदले के बीच जज्बात की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने उसे एक बार फिर सदियों से दिन रात जूझ रहे पुराने प्यार की याद दिला दी। वही योंगहवा अभी भी शौक में है और अपने सपनों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उधर इस पूरे हादसे से परेशान ताइजो को अपनी बातों में फंसाकर असिस्टेंट चॉल एक सुनसान जगह पर ले जा रहा था ताकि उसे हमेशा हमेशा की तरह शांत करा सके और खुद को इस केस में फंसने से बचा सके। मगर दोस्तों, जरूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान चियोल और ताइजो की मुलाकात की एक वीडियो क्लिप पुलिस के हाथ लग जाती है। वहीं पुलिस को येसोल के ऊपर भी शक होता है। उसकी और ताइजो की भी कई वीडियो उनके हाथ लगती है। पुलिस के द्वारा बार बार परेशान करने से तंग आ चुकी येसोल जुनो के भाई मिन्हो के पास जाती है और उसे कहती है कि आखिर वो और पुलिस उसके पीछे क्यों लगी है। वो क्यों जुनो को मारना चाहेगी? वो तो उसका पुराना प्यार है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि मिन्हो को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं और वो उसे अपने घर से निकल जाने को कहता है, जिसके बाद वहाँ अस्पताल में भर्ती योंगहवा के पास जाता है और उसका टूटा हुआ ब्रेसलेट सौंपता है और जुनो की जान बचाने के लिए एक बार फिर धन्यवाद कहता है। इसके कुछ दिनों बाद योंगहवा बिल्कुल फिट होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाती है और अपने घर की छत पर सुहाने मौसम का मजा ले रही थी। तभी उसकी नजर नीचे खड़े दोहा पर पड़ती है, जो कि योंगहवा को देखकर सदियों पहले अपने उसी पुराने प्यार के एहसास में डूब जाता है। ना जाने क्यों उसके अंदर उसे दोबारा सामना करने की हिम्मत नहीं रह गई थी। शायद 1500 साल पुराना प्यार एक बार फिर उसे कमजोर बना देता है और बिना योंगहवा से मिले ही वो वहां से चला जाता है। ये बात योंगहवा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उसे मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर दोहा बेसुध होकर पड़ा हुआ था और उसके नजदीक में ही कैंसर के दर्द से लड़ने वाली गोलियां बिखरी पड़ी थी। योंगहवा दोहा को होश में लाने की कोशिश करती है, पर दवाइयों के नशे की वजह से वो उसे पहचान ही नहीं पाता। वो उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी दवाइयां क्यों खा रहा है, मगर बेचारा बताए भी तो कैसे। आखिर इतने दर्द की दवाइयां भी उसके जन्मों पुराना दर्द को मिटा नहीं पा रही और शायद इसकी वजह योंगहवा ही थी, क्योंकि वही उसकी कमजोरी है। वो उसे उठाकर बेड पर लेटाती है और उसके लिए खाना भी बनाती है, जिस पर दोहा कहता है कि आखिर तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो। वो कहती है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मैं एक फायर फाइटर हूँ और मेरा काम है दूसरों की रक्षा करना। अपने प्यार से ऐसी बातें सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत योंगहवा को वहां से जाने के लिए कहता है। जब दोहा का गुस्सा शांत हुआ तो वो सोचता है कि आखिर इतने सालों बाद भी उसने उसे मास्टर कहा, वो उसे कैसे पहचान गई? क्या सैकड़ों साल से जूझ रही उन दोनों की किस्मत का अंत इसी जन्म में लिखा है? इसके बाद हम हजारों साल पहले उसी समय में चले जाते हैं जहाँ पर दोहा अपने सारे जज्बात एक सुनसान गुफा के अंदर योंगहवा को बता देता है। मगर फिर भी बदले की आग में झुलस रही योंगहवा मौका मिलने पर भी दोहा को नहीं मारती, उल्टा अब उसका ख्याल रखने लगती है। उन दोनों के बीच ये गुमसुम सा प्यार एक नया मोड़ जरूर ले रहा था, लेकिन इस बीच वो दोनों ये भी अच्छे से जानते थे कि वो सिर्फ एक दुश्मन है। कुछ दिनों बाद दोहा किसी काम के सिलसिले में शहर के बाहर जाता है और कई दिनों तक वापस नहीं आता। योंगहवा रोजाना दरवाजे के पास आकर उसका इंतजार करती। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि कई दिनों से उसने उसे देखा नहीं था और एक रोज वो उसी दरवाजे से वापस आता है। दोहा सही सलामत तो था, लेकिन उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जो योंगहवा के लिए समझने के लिए काफी था कि वो किसी जंग से लौटा है। वो योंगहवा से मिलना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पिता पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे और अगर जनरल को मालूम पड़ा कि उन दोनों के बीच कोई संबंध है तो वो योंगहवा की जान ले लेगा।
इसके ड्रामा की आगे की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।